द टॉपिक्स दैट आर देयर इन द यूपीएससी सिलेबस। आज के हमारे सेशन में हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो न्याय वैशेषिक में यूपीएससी के सिलेबस में दिए गए हैं। सभी को एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका थ्योरी ऑफ कैटेगरीज, यानी कि जो न्याय वैशेषिक की जो कैटेगरीज हैं, वैशेषिक की जो 7 कैटेगरीज हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रमाणा। प्रमाणा का मतलब होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं प्रमाण, जिससे हमें प्रमा मिलती है। प्रमा का मतलब होता है वैलिड नॉलेज, और जिससे प्रमा मिलती है उसको हम प्रमाण कहते हैं। तो वो जो प्रमाण है वो 4 तरीके के होते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन। इन चारों की हम बात करेंगे। इनके कई सारे सब टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ लिबरेशन गॉड, यानी कि इनकी मेटाफिजिक्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कॉजेशन, यानी कि इनका जो कॉजल थ्योरी है, कॉज और इफेक्ट की जो थ्योरी है, जिसको असत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, यानी कि यहाँ पे जो क्रिएशन हमें दिखाई देती है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो एंटायर कॉस्मोलॉजी बनी है वो किससे बनी है, जो एटम से बनी, वो एटम्स क्या होते हैं, किसके एटम्स होते हैं, फिजिकल एटम्स है, स्पिरिचुअल एटम्स हैं, क्या है, उनको हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज थ्योरी ऑफ कैटेगरीज। तो थ्योरी ऑफ कैटेगरीज में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैटेगरी होती क्या है। कैटेगरी रहती है पदार्थ की। इनके लिए जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी है, जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, उसको ये पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का मतलब होता है पद प्लस अर्थ। पद का मतलब होता है वर्ड और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, यानी कि कोई भी ऐसी दुनिया की रियलिटी, कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे माइंड के अंदर है या फिर माइंड के बाहर है। माइंड के बाहर यानी कि इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में है, एम्पिरिकल वर्ल्ड में है, या फिर हमारे माइंड के अंदर हमारी कोई इमेजिनेशन है, तो उसको अगर हम नाम दे सकते हैं तो उसको वो रियल मानते हैं। यानी कि ये एक रियलिस्टिक फिलॉसफी है जो कि माइंड के अंदर और माइंड के बाहर जो कुछ भी है दोनों को वो रियल मानते हैं। विच मींस दे एक्सेप्ट द मेटाफिजिक्स इज रियल, मेटाफिजिकल एंटाइटीज आर रियल। जैसे कि वर्ल्ड, सेल्फ और गॉड हो गया। वर्ल्ड हो गया, सेल्फ यानी कि सोल यानी कि आत्मा हो गया, और गॉड यानी कि ईश्वर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय का मतलब हमें समझना चाहिए। सबसे पहले न्याय का मतलब यहाँ पे जस्टिस नहीं है, जो कि जनरल इंग्लिश में हम न्याय का मतलब निकालते हैं जस्टिस, कि भाई हमारे साथ फेयरनेस हो रही है, यानी कि हमारे पास जस्टिस हो रहा है, तो हमारे साथ न्याय हो रहा है। यहाँ पे न्याय का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे न्याय का मतलब है नियते अनेन इति न्याय, यानी कि जिसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं उसको न्याय कहते हैं। अ प्रोसेस थ्रू विच वी रीच टू सम कंक्लूजन दैट इज कॉल्ड न्याय, यानी कि ऐसी कोई प्रक्रिया जिसके द्वारा हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, ऐसा कोई डिस्कशन जो कि हमें किसी वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचाता है, उसको हम न्याय कहते हैं। इसीलिए इसको वाद विद्या भी कहते हैं। इसको, ये जो न्याय दर्शन है, इसको हम वाद विद्या भी कहते हैं। वाद का मतलब होता है हम वाद विवाद करते हैं, यानी कि हम डिस्कशन करते हैं और किसी कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, अगर हम न्याय वैशेषिक की बात करते हैं तो ये ऐसी फिलॉसफी है जो कि एपिस्टेमोलॉजी पे काफी जोर देती है। और एक और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि हम कितनी भी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लें, हम ग्रीक फिलॉसफी पढ़ लें, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लें, हम कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लें, उन सभी की जो मेटाफिजिक्स है, उन सभी की जो एपिस्टेमोलॉजी है, खासकर जो एपिस्टेमोलॉजी है, वो सारी एपिस्टेमोलॉजी आपको अकेले न्याय दर्शन में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि न्याय ने एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत काम किया है। यानी कि एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज, उस थ्योरी ऑफ नॉलेज, आप सारे वेस्टर्न की थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ लीजिए, सारी रिड्यूस हो जाती है न्याय में। अकेले न्याय को पढ़ लीजिए अलग और पूरा वेस्टर्न पढ़ लीजिए अलग, दोनों की, बल्कि न्याय का एक्स्ट्रा ही मिलेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको वेस्टर्न में नहीं मिलेंगी, बल्कि न्याय में उनको भी रखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी रियलिटी की, तो रियलिटी को ये बोलते हैं पदार्थ, यानी कि जो रियल है वो पदार्थ है। पदार्थ का मतलब पद प्लस अर्थ, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पद दे सकते हैं, यानी कि कोई वर्ड दे सकते हैं, और वो वर्ड जो है वो मीनिंगफुल है, तो वो पदार्थ कहलाएगा। और ये जो पदार्थ होते हैं, इसकी 7 कैटेगरीज जो है वो वैशेषिक दर्शन एक्सेप्ट करता है। वो 7 कैटेगरीज यहाँ पे है। सबसे पहले आता है सब्सटेंस, यानी कि द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टाइम, स्पेस, माइंड एंड सोल। इन सब चीजों को वो रखता है पदार्थ में, सब्सटेंस में, जिसको वो कहते हैं द्रव्य। तो ये सारी चीजें रियल होती हैं इनके अकॉर्डिंग। ये मानते हैं कि अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, ईथर है यानी कि आकाश है, टाइम है, स्पेस है, माइंड है और सोल है। ये सारी चीजों को ये रियल मानते हैं।
इसको ये द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी यानी कि गुण, डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्सटेंस सच एज कलर, टेस्ट, टच, साउंड एंड स्मेल। अगर हम समझते हैं कि भाई जो द्रव्य है यानी कि जो सब्सटेंस है उसको हम समझेंगे कैसे, तो उसकी क्वालिटी हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि इस मार्कर को हम कैसे समझेंगे, तो उस मार्कर की क्वालिटी के थ्रू हम मार्कर को समझते हैं, तो इसको हम कहते हैं गुण, जो कि किसी सब्सटेंस के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। वो जो नॉलेज है वो उसके कलर की भी हो सकती है, टेस्ट की भी हो सकती है, टच, साउंड या फिर स्मेल किसी की भी हो सकती है, जो हमें अपने सेंस ऑर्गन से मिलती है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब है कर्म, यानी कि कर्म को भी ये रेफर करते हैं कि ये भी एक कैटेगरी है, इसको भी ये रियल मानते हैं। यानी कि अगर मैं कोई एक्शन करता हूं, वो जो एक्शन है दो तरीके से हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कुछ सोचता हूं, थिंकिंग करता हूं, तो वो थिंकिंग भी एक एक्शन में आएगा। ठीक है, रेफर्स टू द एक्टिविटीज दैट सब्सटेंस कैन अंडरगो, ऐसी एक्टिविटीज जो सब्सटेंस में होती हैं। नेक्स्ट है जनरलिटी यानी कि सामान्य। सामान्य का मतलब होता है जनरलिटी, यानी कि चीजों को जब हम देखते हैं तो वो किसी न किसी क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि दुनिया की सारी गायें जो है वो जो एक काउनेस का जो यूनिवर्सल है उसमें रिड्यूस होती हैं। हम सभी अलग अलग हैं, सभी के हमारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक क्लास, एक जनरलिटी है ना, हमारा एक यूनिवर्सल है, एक जनरलिटी। उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमननेस, जिसमें सारे पर्टिकुलर ह्यूमंस आ जाते हैं। सभी के नाम, रंग, रूप, सबकी एबिलिटीज अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सभी में एक चीज जनरल है, वो क्या है, वो उनकी ह्यूमननेस, जो कि है उनकी रैशनैलिटी। वी आर द रैशनल बीइंग्स, हमारी रैशनैलिटी की वजह से ही हमें ह्यूमंस कहा जाता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलरिटी यानी कि विशेष। पर्टिकुलरिटी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर चीज, यानी कि जैसे कि पर्टिकुलर मार्कर मेरे हाथ में है। अब दुनिया में आपने बहुत सारे मार्कर देखे होंगे, बहुत सारे मार्कर होते हैं, सारे मार्कर्स को तो हमने देखा भी नहीं है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर मार्कर मेरे हाथ में है, तो जो पर्टिकुलर मार्कर है वो मुझे पर्टिकुलरिटी की नॉलेज देता है, जो कि एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंट बनाता है। दैट इज नोन एज पर्टिकुलरिटी। अब पर्टिकुलरिटी को ये कहते हैं विशेष, और ये जो इनकी कैटेगरी है विशेष। अगर हम बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की, तो वैशेषिक दर्शन का ये बताया जाता है कि वैशेषिक दर्शन का जो नाम है वो इसी कैटेगरी पर एम्फेसाइज करने की वजह से पड़ा है, जिसको हम कहते हैं वैशेषिक। ठीक है, और वैशेषिक कहां से बना है, विशेष से बना है, क्योंकि जो विशेष नाम का, जो पर्टिकुलरिटी नाम का जो कैटेगरी है, इस पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज ये करते हैं। नेक्स्ट है इनहेरेंस। इनहेरेंस का मतलब होता है समवाय, यानी कि होना, किसी एक चीज का दूसरी चीज में होना। जैसे क्वालिटीज है, इस मार्कर की क्वालिटी इस मार्कर में है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसकी मार्कर की जो क्वालिटीज है वो इस मार्कर में इनहर करती हैं, इसकी क्वालिटीज का इसमें इनहेरेंस है। और वो क्वालिटी क्या है, जैसे कि रेडनेस हो गई, इसका कलर, व्हाइटनेस हो गई, इसका जो कलर है वो इसमें इनहर करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंस बोलते हैं, जिसको हम समवाय बोलते हैं। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंस एंड देयर क्वालिटीज, एम्फसाइजिंग हाउ क्वालिटीज आर इनहेरेंट सब्सटेंसेस, कि कैसे किसी भी चीज में कोई क्वालिटी जो है वो इनहर करती है, यानी कि वो उसमें होती है। नेक्स्ट है नॉन एग्जिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इनकी 7 कैटेगरीज की, तो शुरू की जो 6 कैटेगरीज है इसको भाव बोलते हैं, और जो 7वीं कैटेगरी है इसको अभाव बोलते हैं। अभाव का मतलब होता है ये इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि किसी भी चीज का नॉन एग्जिस्टेंस भी एक रियलिटी होती है। अगर मैं कहता हूं कि द एलिफेंट इज नॉट प्रेजेंट बिहाइंड मी, मेरे पीछे जो हाथी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हाथी का अभाव है, हाथी का नॉन एग्जिस्टेंस है, तो ये कहते हैं ये भी एक रियलिटी हो सकती है, क्योंकि ये भी रियलिटी की ही एक कैटेगरी है, यानी कि ये पदार्थ की एक कैटेगरी है। अगर मैं कहता हूं मेरे पीछे हाथी नहीं है, तो हाथी का नॉन एग्जिस्टेंस भी अपने आप में रियल है, यानी कि चीजों का एग्जिस्टेंस भी रियल होता है, नॉन एग्जिस्टेंस भी रियल होता है। इसको ये अभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ प्रमाणा, यानी कि अब हम बात करेंगे इनकी एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज में हमें ये पता होना चाहिए कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होते हैं। ये कहते हैं कि जब हम नॉलेज लेते हैं तो उसमें 4 चीजें काम करती हैं। वो 4 चीजें क्या क्या होती हैं, पहले तो होता है प्रमा यानी कि नॉलेज, दूसरा होता है प्रमेय जिसकी हमें नॉलेज लेनी है, तीसरा होता है प्रमाण जिसके थ्रू हमें नॉलेज लेनी है, यानी कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, और चौथा होता है प्रमाता, यानी कि जो नॉलेज लेने वाला, यानी कि जो नोअर है, उसको प्रमाता यानी कि नोअर बोलते हैं, जिसको हम ज्ञाता भी बोलते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करने वाला है। तो जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान के प्रमाण की जरूरत पड़ती है, यानी कि वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और न्याय वैशेषिक दर्शन में जो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है वो 4 है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फ्रेंस, तीसरा है कंपैरिजन, चौथा है वर्बल टेस्टिमनी।
परसेप्शन पे इन्होंने बहुत काम किया है। इतना काम किसी भी फिलॉसफी ने नहीं किया है परसेप्शन पे, क्योंकि ये बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन की भी। पहले तो अगर हम बात करते हैं परसेप्शन की, तो इनके हिसाब से जो परसेप्शन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी होता है, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है। ऑर्डिनरी परसेप्शन भी इनके हिसाब से दो तरह का होता है, पहला होता है डिटर्मिनेट यानी कि सर्विकल्प, दूसरा होता है इंडिटर्मिनेट यानी कि निर्विकल्प। सर्विकल्प का मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं ऐसे परसेप्शन की, जब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के कांटेक्ट में कोई ऐसी ऑब्जेक्ट लेके आते हैं जिसकी डिटेल से हम स्टडी करते हैं, जिसको डिटेल में हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्विकल्प यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गए रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, अब हमें पानी पीना है, हम वेटर को बोलते हैं कि पानी दे दो। वो पानी के लिए ग्लास लेके आता है, एक जग लेके आता है, जग में पानी रहता है, इससे हम ग्लास में करके पी लेते हैं। हम वहाँ पे ये नहीं देखते कि ग्लास जो है वो शीशे का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, या फिर जो ग्लास है वो ग्लास का होना चाहिए। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं रहता, हम क्या करते हैं उस जग से ग्लास में पानी डालते हैं और पी लेते हैं। यानी कि अब हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारे सामने कोई एक ग्लास जैसी कोई चीज रखी है जिसमें मैं पानी डाल के पी सकता हूं। दिस इज कॉल्ड निर्विकल्प। इसको हम कहते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी कि इंडिटर्मिनेट परसेप्शन, यानी कि ऐसा परसेप्शन जिसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। एक होता है सविकल्प यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन, जिसमें हम हर चीज को डिटेल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपने घर के लिए ग्लास खरीदने हैं, अब आपका कंसर्न उसकी हर चीज पे रहेगा। आप ये भी देखोगे कि जो ग्लास है वो मुझे स्टील का लेना है या फिर मुझे शीशे का लेना है, उसका साइज कितना रहना चाहिए, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें आना चाहिए, कितना उसका प्राइस होगा, कितना उसका वेट रहेगा, ठीक है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कितनी रहेगी, कितने दिन तक ये चलेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सविकल्प प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब हम जो भी ग्लास देखेंगे उस शोरूम में, इस मार्केट में, तो उसको हम कैसे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। दिस इज नोन एज सविकल्प यानी कि डिटर्मिनेट परसेप्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ऑर्डिनरी परसेप्शन जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू हम उसको चीजों को परसीव करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कैसे करते हैं कि अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन कहता है कि इंद्रियात्र सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, यानी कि इंद्रियों के सन्निकर्ष में जो उत्पन्न होता है वो ज्ञान होता है। यानी कि इंद्री का मतलब है हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसके सन्निकर्ष यानी कि हमारे सेंस के ऑब्जेक्ट के समीप, यानी कि उसकी जब प्रॉक्सिमिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि मेरी आंखें हैं, मेरे सेंस ऑर्गन मेरी आंखों के सामने इस मार्कर को लेके आ गया, इसका मतलब ये है कि मेरी आंखें और ये जो मार्कर है इन दोनों का क्या हुआ है, सन्निकर्ष हुआ है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के पास में आया है, तो जो उत्पन्न होगा उसको हम ज्ञान कहते हैं, और इस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। ये कैसा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये ऑर्डिनरी परसेप्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन की, ये कहते हैं कि ऐसा परसेप्शन भी होता है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन से बाहर तक जाता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन से बाहर जाता है, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स तक लिमिटेड नहीं रहता। हम ऐसा परसेप्शन भी लेते हैं। ये 3 तरीके का होता है। पहला होता है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, दूसरा होता है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, और तीसरा होता है योगज प्रत्यक्ष। अगर सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि कई बार जब हम चीजों को देखते हैं तो उनकी पर्टिकुलरिटी को ना देख के बल्कि हम उनकी जनरलिटी को भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम भारत में रहते हैं, भारत में हमने बहुत सारी गाय देखी हैं, सारी गायों को हम गाय मानते हैं क्योंकि हमने वो देखी है, हमें पता है कि वो गाय है। मान लेते हैं हम चले जाते हैं अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहां हम जो गाय देखते हैं हमने वो पहले कभी भी नहीं देखी थी, लेकिन उसके बाद भी हम समझ लेते हैं इसका मतलब ये सामने वाला जो पशु है ये गाय है। ऐसा हमने कैसे पता लगाया? ऐसा हमने इसलिए पता लगाया क्योंकि उसके जो सामान्य लक्षण थे, यानी कि उसकी जो जनरलिटी थी वो काउनेस थी, इसकी वजह से हमें पता चल गया कि ये भी गाय है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो प्रत्यक्ष किया है उस पर्टिकुलरिटी को नहीं किया, बल्कि उसकी जो जनरलिटी थी, उसके जो सामान्य लक्षण थे, उसको भी हमने परसीव किया है। दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, तो ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हमें ज्ञान का लक्षण मिलता है चीजों से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा परसेप्शन होता है जो कि हमें सेंस ऑर्गन से मिलता है, उसके बेस पे हम उस चीज का भी परसेप्शन ले लेते हैं जिसका हमारे सेंस ऑर्गन्स ने अभी परसीव नहीं किया है। फॉर एग्जांपल, मैंने खिड़की खोली, खिड़की से सामने एक गार्डन था, उस गार्डन में देसी गुलाब लगे थे।
अब मैं ये जानता हूं कि देसी गुलाब में हमेशा खुशबू आती है और बड़ी सुंदर खुशबू आती है। गुलाब जल में जो खुशबू होती है वो देसी गुलाब की ही खुशबू होती है। अब मैंने जब खिड़की खोली तो मैंने दूर से देसी गुलाब को देखा, लेकिन उसकी खुशबू मुझे नहीं आई अभी, क्योंकि वो बहुत दूर था, इतनी दूर तक खुशबू आना पॉसिबल नहीं था। मैंने सब देखा है। मैं अपने भाई को बुलाता हूं और कहता हूं कि देखो देखो कितना सुंदर सौरभ गुलाब है। सौरभ का मतलब होता है फ्रेग्रेंट, यानी कि खुशबूदार। अब मैं उसको क्या बता रहा हूं कि देखो कितना सुंदर सौरभ गुलाब है। सौरभ जन्य तो मुझे पता नहीं चला कि वो सौरभ जन्य है। उसकी खुशबू क्या मैंने सूंघी थी? नहीं सूंघी थी, लेकिन फिर भी मैंने ये बोल दिया ना कि देखो देखो कितना सुंदर और सौरभ गुलाब है, यानी कि कितना खुशबूदार गुलाब है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है कि जो देसी गुलाब होता है वो सुंदर के साथ साथ खुशबूदार भी होता है। हालांकि अभी मैंने उसकी खुशबू का परसेप्शन नहीं किया अपनी नाक से, लेकिन फिर भी मुझे ये पता है कि वो वहां पे देसी गुलाब है तो खुशबू जरूर होगी। तो ये जो परसेप्शन है इसको हम कहते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। इसको हम कहते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। हम कहते हैं ना कि देखो कितनी सुंदर सुंदर कितनी प्यारी हरी हरी सॉफ्ट सॉफ्ट घास है। दूर से ही देख के बोलते हैं, हमने उसकी सॉफ्टनेस को अभी टच नहीं किया है, हमने दूर से ही देख के बोल दिया कि देखो कितनी सॉफ्ट घास है। सॉफ्टनेस तो हम तब बोलते हैं जब हम टच से, यानी कि स्किन से उसको टच करते हैं। हमने टच नहीं किया, लेकिन दूर से ही हमने देख के उसको बोल दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो परसेप्शन टच का है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है, जो एक परसेप्शन के साथ में दूसरा परसेप्शन आ रहा है। एक सेंस ऑर्गन का परसेप्शन जो है वो दूसरे सेंस ऑर्गन के परसेप्शन को अपने साथ में लेके आ रहा है। दिस इज नोन एज ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है और हम ऐसे भी चीजों को परसीव करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं योगज की, तो योगज ऐसा परसेप्शन होता है जो योगियों के पास होता है। जैसे आपने बात की है, जैसे आपने देखा होगा महाभारत में जो महर्षि व्यास है वो वरदान देते हैं दिव्य दृष्टि का। किसको? संजय को देते हैं। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिल जाती है। उस दिव्य दृष्टि से संजय पूरा महाभारत की जो घटना है जो वहां पर हो रही है, युद्ध के मैदान में जो कुछ भी वहां पे हो रहा है वो सब वो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करते हैं। वो जो दिव्य दृष्टि जो व्यास है, महर्षि व्यास हैं जिनके पास वो दिव्य दृष्टि थी, वो दिव्य दृष्टि उनके पास कहां से आई? वो दिव्य दृष्टि उनको मिलती है योग करके। यानी कि ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं हमारे यहाँ जिन्होंने योग के माध्यम से दिव्य दृष्टि को पा लिया है, विच इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। उससे वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी का नॉलेज जो है वो रख सकते हैं, उनको सभी का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड योगज। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान से भी ज्ञान मिलता है। अनुमान में तीन चीजें रहती हैं, एक तो होता है हेतु, दूसरा होता है साध्य और तीसरी चीज होती है व्याप्ति। हेतु वो होता है जो दिखाई देता है, साध्य वो होता है जिसका हम अनुमान लगाते हैं, और व्याप्ति वो होती है जो हेतु और साध्य के बीच का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहाड़ी पर धुएं को देखा और धुएं को देख के मैंने ये अनुमान लगाया कि पहाड़ी पर आग लगी है। तो जो देखा है यानी कि जो धुआं है वो हेतु है, और जो जिसका अनुमान लगाया आग वो साध्य है। अब आग और धुएं के बीच का जो रिलेशन उसको हम व्याप्ति कहते हैं। तो व्याप्ति के आधार पर हमें क्या मिलता है? अनुमान मिलता है, और अनुमान से भी हमें वैलिड नॉलेज मिलती है। आगे हम बात करते हैं कंपैरिजन की। तो यहाँ पे इनका जो कंपैरिजन है इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का मैंने आपको वर्बल एक्सप्रेशन दिया, वर्बल एक्सप्लेनेशन दिया किसी भी चीज का, मैंने आपको किसी भी चीज को वर्बली एक्सप्लेन किया। आप जा रहे हो अमेरिका और मुझे ये पता है कि कोई एक ऐसा एनिमल है जो हमारे यहाँ नहीं होता है, अमेरिका में होता है, मैंने वो देखा है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। अब जब आप अमेरिका जाते हो तो इस एक्सप्लेनेशन को याद करते हो, रिकॉल कर लेते हो। जैसे ही वो जानवर आपके सामने आता है उस जानवर को देख के आप मेरा सारा एक्सप्लेनेशन रिकॉल कर लेते हो और उसके ऊपर वो आप इंप्लाई कर देते हो। तो आप समझ लेते हो कि मैं किस जानवर की बात कर रहा था और ये कौन सा जानवर, ये वही जानवर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन पहले किया था। तो दिस इज नोन एज कंपैरिजन। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी होगी कि न्याय में भी कंपैरिजन है और मीमांसा में भी कंपैरिजन है। न्याय और मीमांसा के कंपैरिजन में छोटा सा डिफरेंस है। न्याय का जो कंपैरिजन है वो ये कहता है कि जो वर्बल एक्सप्रेशन है उसको जब हम मैच करते हैं जब किसी रियल ऑब्जेक्ट से, और वर्बल एक्सप्रेशन को जब हम रिकॉल करके उससे मैच करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। लेकिन अगर हम मीमांसा के कंपैरिजन की बात करते हैं यानी कि उपमान प्रमाण की, तो मीमांसा में ये कहते हैं कि जो चीज हमने पहले से देखी है उस चीज की जैसी जब हम कोई दूसरी चीज देखते हैं तो दोनों में हम सिमिलैरिटीज को कंपेयर करते हैं, उसके थ्रू हम समझ लेते हैं कि अच्छा ये वो चीज है। तो दिस इज नोन एज कंपैरिजन इन द स्कूल ऑफ मीमांसा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मीमांसा में और न्याय दर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी का मतलब होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से भी हमें ज्ञान मिलता है। जैसे इस क्लास में मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं वो नॉलेज आपको शब्दों के थ्रू दे रहा हूं, कुछ बोल के दे रहा हूं, कुछ यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं।
तो दिस इज नोन एज वर्बल टेस्टिमनी, यानी कि हमें शब्दों से भी ज्ञान मिलता है। वेदों में इनकी आस्था है, वेदों में ये विश्वास करते हैं, क्योंकि वेद जो है वो शब्दों में लिखे गए हैं। इस तरीके से जो वेद होते हैं वो भी क्या है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है, और जो शब्द है, जो वर्बल टेस्टिमनी है, वो भी अपने आप में एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज है। तभी तो हम कहते हैं ना, जैसे आप कहते हो कि ये चीज मेरी है, कोई आपसे कहता है कि इस पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा नाम लिख जाएगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। उस चीज की इतनी, मतलब नाम यानी कि जो शब्द लिखा है, शब्द की इतनी इंपॉर्टेंस है। किसी कागज के टुकड़े को आप 1000 का नोट समझ लेते हो, आपको लगता है कि इसमें 1000 रुपए की वैल्यू है। एक छोटे से कागज के टुकड़े को की जो वैल्यू है वो 1000 रुपए होती है, 2000 रुपए होती है। एक छोटे से चेक के टुकड़े को आप करोड़ों में कन्वर्ट कर देते हो। करोड़ों रुपए की जो चीज है वो आपको एक छोटे से चेक के बदले में मिल जाएगी। वो चेक का टुकड़ा क्या था, एक कागज का टुकड़ा था, इस पे लिखा था 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या है कि शब्दों की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है कि वो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाते हैं, जिसमें ये विश्वास करते हैं। तो दीज आर द 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू न्याय एंड वैशेषिक फिलॉसफी। नाउ विल टॉक अबाउट देयर मेटाफिजिक्स। अगर हम बात करते हैं इनकी आत्मा की, तो आत्मा में इनका विश्वास है। ये कहते हैं हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी इंजॉय करते हैं, यानी कि हम जब भोग करते हैं तो भोक्ता जो है वो आत्मा है। हम जब जानते हैं तो वो ज्ञाता जो है वो आत्मा है। शरीर नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन तभी मिलता है जब शरीर को आत्मा मिलती है, तभी मन मिलता है। इस शरीर में आत्मा नहीं, उसको मन भी नहीं है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि मैं इच्छा करता हूं, प्रेम करता हूं, घृणा करता हूं, और मैं ज्ञान को प्राप्त करता हूं, मुझे अज्ञानता होती है, मुझे लिबरेशन होता है, तो ये सारे एक्शंस करने वाला कौन है? ये सब कुछ करने वाला जो है वो आत्मा है। लिबरेशन का जो इनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे कि हमारे बाकी इंडियन फिलॉसफीज में ये माना जाता है कि भाई बॉन्डेज का मतलब है इग्नोरेंस। अगर आपको लिबरेशन चाहिए तो आपको इग्नोरेंस से छुटकारा पाना चाहिए। यानी कि आप अगर इग्नोरेंस से छुटकारा पाते हैं, इग्नोरेंस से छुटकारा पाने का मतलब यह है कि अपने अज्ञानता से जब आप मुक्त हो जाते हैं तब आपको ज्ञान मिल जाता है। और ज्ञान इनके हिसाब से क्या है, कैटेगरीज की नॉलेज। यानी कि वैशेषिक के अकॉर्डिंग अगर आपको 7 कैटेगरीज की नॉलेज है तो दैट इज नॉलेज, और वो नॉलेज आपको क्या कराएगी, लिबरेशन दिलाएगी। यानी कि अज्ञानता से मुक्ति को ही मोक्ष कहा गया है, जिसको हम लिबरेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गॉड की, तो न्याय वैशेषिक में गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव भी किया गया है, एक्सेप्ट भी किया गया है और प्रूव भी किया गया है, जिसके लिए 9 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्याय वैशेषिक दर्शन है ये ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब यहां पे है ईश्वरवादी। यहां पे ऑर्थोडॉक्स का मतलब है ईश्वरवादी। थीस्ट या अथीस्ट वो होते हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। ऑर्थोडॉक्स और हीट्रोडॉक्स वो होते हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्योंकि मनुस्मृति में ये लिखा है कि नास्तिको वेद निंदका, यानी कि वेदों की निंदा करने वाले को नास्तिक कहा जाता है, ना कि ईश्वर में नहीं विश्वास रखने वाले को। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको अनीश्वरवादी कहते हैं, यानी कि जिसको हीट्रोडॉक्स कहते हैं इंग्लिश में। जो वेदों में विश्वास नहीं रखता उसको नास्तिक कहा जाता है और अथीस कहा जाता है। जो विश्वास करता है वेदों में उसको थीस कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं न्याय वैशेषिक को, तो न्याय वैशेषिक ईश्वर में भी विश्वास करता है और वेदों में भी इनकी श्रद्धा है। वेदों को भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। ये ऑथेंटिक एग्जिस्टेंस को ये एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब ये हीट्रोडॉक्स भी है, इसका मतलब ये ऑर्थोडॉक्स भी है क्योंकि ये ईश्वर को मानते हैं, और ये थीस भी है यानी कि आस्तिक भी है क्योंकि ये वेदों को मानते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं इनके प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। ईश्वर के अस्तित्व के लिए 9 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, 9 प्रूफ देते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, वेस्टर्न फिलोसफी में हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, जैसे सेंट एंसेल्म का ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, डिजाइन आर्ग्यूमेंट, या फिर कांट का मॉरल आर्ग्यूमेंट। इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हम वेस्टर्न फिलोसफी में पढ़ते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स सारे अलग अलग फिलोसोफर्स ने दिए हैं। यहां अकेले न्याय वैशेषिक दर्शन में ये 9 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, जिन 9 आर्ग्यूमेंट्स में आपको वो सारे आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। वेस्टर्न के सारे आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी की जो थियोलॉजी है, जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन है, जो मेटाफिजिक्स है, अकेले न्याय वैशेषिक में रिड्यूस हो जाती है। आप अकेला न्याय वैशेषिक पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपने पूरी वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ ली है। ठीक है, इतनी बड़ी इनकी एपिस्टेमोलॉजी है, इतनी बड़ी इनकी मेटाफिजिक्स है, और इतनी बड़ी इनकी एक्सियोलॉजी यानी कि एथिक्स है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, वो आपको न्याय वैशेषिक में मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसीलिए इसको वाद विद्या भी कहा जाता है और तर्क विद्या भी कहा जाता है। तो
सबसे पहला जो आर्गुमेंट है दैट इज कार्यत। ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड में आपको ऑर्डर दिखाई देता है, डिजाइन दिखाई देता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है। क्योंकि ये यहाँ पे डिजाइन है तो उसका कोई डिजाइनर भी होगा। वेस्टर्न फिलोसफी में इसको हम टेलियोलॉजिकल या फिर डिजाइन आर्गुमेंट कहते हैं कि डिजाइन है तो कोई डिजाइनर भी होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डीएनए की, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आई की या फिर मेल फीमेल रिलेशन की, तो ये सारी चीजें बनाने वाला कौन है? ये तो ग्रेट डिजाइन्स है। ये ग्रेट डिजाइन्स हैं तो इनको कोई ग्रेट डिजाइनर भी होगा जो कि इंटेलिजेंट होता होगा। वो कौन हो सकता है? मैं आप नहीं हो सकते, तो वो गॉड ही होता है। दिस इज हाउ दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है अयोजनाथ, गॉड क्रिएट्स मोशन। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एटम से सारी चीजें बनती हैं, एटम्स अपने आप में तो कंपोजिट नहीं हो जाते होंगे, एटम्स को कंपोजिट करने वाला कोई ना कोई होगा, यानी कि एटम्स में कोई ना कोई मूवमेंट देने वाला होगा। ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, इवोल्यूशन तो तभी होगा ना जब यहाँ पे मोशन होगा। तो वो मोशन देने वाला कौन है? वो प्राइम मूवर कौन है? अरिस्टोटल का जो प्राइम मूवर है, जिसको वो प्राइम मूवर बोलता है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, तो वो गॉड ही हो सकता है। ऐसा कहते हैं अयोजनाथ में, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी में जिसकी बात करता है अरिस्टोटल एज अ प्राइम मूवर। क्लियर? नेक्स्ट है धृत्यदेह। धृत्यदेह में कहते हैं कि गॉड विल सस्टेन एन एंड ऑफ यूनिवर्स, अनइंटेलिजेंट फोर्सेस कांट डू दिस, है ना। अगर इस वर्ल्ड को कोई क्रिएट करता है, इसको सस्टेन करता है, इसको कोई डिस्ट्रॉय करता है, तो वो कोई इंटेलिजेंट बीइंग ही हो सकता है और वो गॉड ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। दिस इज हाउ दे प्रूव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है पदत। पदत का मतलब होता है कि पद में जो मीनिंग होता है, पद यानी कि वर्ड, वर्ड में जो मीनिंग की पावर होती है कि हर वर्ड कुछ ना कुछ मीनिंग को सिग्निफाई करता है। शब्द ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? सिग्निफाई करते हैं, उनको कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मार्कर जो शब्द है वो इस मार्कर ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर रहा है। तो इस वर्ड में इतनी पावर कहां से आई कि ये फिजिकल ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई कर रहा है? ये पावर उसमें गॉड डालता है। तो दिस इज हाउ गॉड एग्जिस्ट। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है, अगर हम बात करते हैं वेदों की, तो वेदों को माना जाता है कि वेद जो है वो कंप्लीट है और वो इनफैलिबल है, यानी कि उनमें कोई गलती, कोई भी एरर नहीं है। ऐसे वेद जिनमें कोई गलती नहीं है, जो कंप्लीट है अपने आप में, तो ऐसे वेदों को लिखने वाला कोई अपने आप में इनफैलिबल ही हो सकता है। अब जो ह्यूमन है वो तो फैलेबल होते हैं, हमें तो बहुत सारी कमियां होती हैं, हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब वेदों को लिखने वाला ईश्वर है। तो दिस इज हाउ दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है वाक्यत। द गॉड इज द क्रिएटर ऑफ मॉरल लॉज, है ना, गिविंग कमांड्स फॉर राइटियस एक्शंस एंड अवॉइडिंग रॉन्ग डूइंग। हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है, जबकि वो सही और गलत का जो सेंस है वो हमें किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। ये जो सही गलत का सेंस है, जो मोरालिटी का सेंस है, ये कहां से आता है? कांट का जो मॉरल आर्गुमेंट है, ये मोरालिटी का सेंस हमारे पास आता है गॉड से। ये सेंस हमें देता है गॉड, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है। कांट ने भी ऐसे ही गॉड को प्रूव किया है। नेक्स्ट है सांख्य विशेषत, यानी कि नंबर्स। अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, जब हम पैदा होते हैं हमारे लिए नंबर एक ही होता है। धीरे धीरे हमारी नंबर्स की जो नॉलेज है वो बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे क्या करती है? डेवलप होती है। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस का जो डेवलपमेंट है वो करने वाला कौन है? वो गॉड ही होता है। हमें पता चलता है कि जो नंबर है एक से ज्यादा होते हैं, जोड़ घटाना घोड़ा भागम, ये सारी चीजें सीख लेते हैं। ये सीखने की जो कॉन्शियसनेस है, जो एबिलिटी है, वो कहां से आती है? गॉड से आती है। दिस इज हाउ दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट है अदृष्टा, अनफॉरसीन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस आर ट्रैक्ड बाय द अनसीन पावर रिक्वायरिंग गॉड एज द इंटेलिजेंट गाइड। हम जो भी कर्म करते हैं, उनका कर्म का जो कर्मास का जो मॉरल गवर्नर है वो कौन है? कर्म अपने आप में तो फल नहीं दे सकते। मैंने अच्छा काम किया है तो कर्म का फल मुझे कोई देने वाला तो होगा, उसका हिसाब किताब रखने वाला तो कोई होगा। वो कौन हो सकता है? वो गॉड ही हो सकता है। दिस इज हाउ दे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कॉजेशन, यानी कि असत्कार्यवाद की। अगर हम बात करते हैं इससे पहले कॉजेशन की, कॉजेशन का क्या होता है? कॉजेशन का मतलब होता है कॉज और इफेक्ट के बीच का रिलेशन। कॉजेशन में ये माना जाता है कि जो इफेक्ट है वो अपने कॉज से प्रोड्यूस होता है, यानी कि कोई भी चीज जो है वो शून्य से आरंभ ना होके हर चीज जो है उसका कोई ना कोई कॉज पहले से होता है जहां से वो चीज पैदा होती है। जैसे ये मार्कर का कॉज क्या होगा? इसकी प्लास्टिक, इसका जो मटेरियल है वो उसका कॉज होगा। ऐसा मानता है सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का। लेकिन जो असत्कार्यवाद है न्याय का, यानी कि गौतम ये कहते हैं ऐसा नहीं है। कोई भी जो इफेक्ट है वो अपने आप में एक न्यू क्रिएशन है, उसका कॉज पहले से, वो अपने कॉज में पहले से नहीं था। अगर कोई इफेक्ट अपने कॉज में पहले से था
तो फिर हम उसको वही बोल देते हैं, हम नई चीज का प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं? इसका मतलब यह है कि हर चीज यहाँ पे न्यूली प्रोड्यूस्ड है, जिसका आरंभ होता है। इसीलिए इनके असत कार्यवाद को आरंभवाद भी बोला जाता है, जो कि ये मानता है कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं था। दही दूध में पहले से नहीं था, पेड़ बीज में पहले से नहीं था, ये मार्कर अपनी प्लास्टिक में पहले से नहीं था, फर्नीचर पेड़ में पहले से नहीं था। वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है। जब दूध मरा होगा तब दही पैदा हुआ, जब बीज मरा तब पेड़ पैदा हुआ, जब प्लास्टिक मरी तो ये मार्कर पैदा हुआ, जब लकड़ी मरी तब उसको तब नया फर्नीचर पैदा हुआ, जिसको ये आरंभवाद मानते हैं, जिसके सपोर्ट में कई सारे आर्गुमेंट्स देते हैं। ये कहते हैं इफ द रिजल्ट इज ऑलरेडी इन द कॉज सेइंग वी क्रिएट इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर इफेक्ट अपने कॉज में पहले से ही था तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई प्रोडक्शन हुआ है? फिर तो प्रोडक्शन को हम बोल ही नहीं सकते, प्रोडक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना। फिर अगर कोई चीज पहले से थी अपने इफेक्ट कॉज में तो फिर हम प्रोडक्शन का नाम कैसे दे सकते हैं? नेक्स्ट आगे ये बोलते हैं इफ द रिजल्ट इज इन द कॉज व्हाई डू वी नीड समवन टू मेक इट हैपन लाइक अ पॉटर मेकिंग अ जार फ्रॉम अ क्ले। यानी कि हमें एफिशिएंट कॉज की जरूरत पड़ती है, एक निमित्त कारक की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको एक जार बनाना है तो उसके लिए हमें पॉटर की जरूरत पड़ती है, जो कि एक एफिशिएंट कॉज है। अगर इफेक्ट जो है वो कॉज में पहले से था तो हमने क्या किया, हमने जो क्ले है जिससे जार बनेगा तो उस क्ले को हम जार मान लेते, जबकि ऐसा नहीं करते। जार को ही हम जार मानते हैं जो कि किसी एफिशिएंट कॉज ने बनाया है। इसका मतलब यह है कि इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? कॉज की थी। एफिशिएंट कॉज एज अ पॉटर और मटेरियल कॉज एज अ क्ले। इसका मतलब यह है कि जो इफेक्ट है वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है, वो पहले से अपने कॉज में नहीं था। नेक्स्ट है द रिजल्ट इजंट ऑलरेडी इन द कॉज। Sorry, if the result was already in the cause, they should have the same name and the purpose, but clay and jar are different, है ना। अगर इफेक्ट अपने कॉज में पहले से था तो फिर दोनों का एक ही नाम भी होना चाहिए था और दोनों को एक ही पर्पस फुलफिल करना चाहिए था, जैसे कि जार और क्ले। तो जार और क्ले अलग अलग नाम क्यों है और दोनों के पर्पस अलग अलग क्यों है? हम जग में पानी पी सकते हैं, क्या हम क्ले में पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। अगर दही दूध में पहले से था तो फिर हम दोनों का नाम अलग अलग क्यों लेते हैं? हम दही को ही दूध बोल दें फिर तो। और दोनों के पर्पस भी अलग अलग है। हमें रायता बनाना है तो हम दही का बनाते हैं, हम दूध का रायता नहीं बना लेते। अगर हमें खीर बनानी है तो हम दूध की बनाते हैं, ना कि हम दही की बना लेते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो दही है वो दूध में पहले से नहीं था, दूध खत्म हुआ होगा तब दही बना होगा। वो एक नई क्रिएशन है, यानी कि नया आरंभ है, इसीलिए इसको ये आरंभवाद बोलते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं द रिजल्ट हैजंट ऑलरेडी इन द कॉज लाइक वी डोंट सी अ क्लॉथ इन द थ्रेड्स, मिल्क डजंट टर्न इनटू कर्ड्स, है ना। इट गेट्स डिसरप्टेड एंड रीअरेंज्ड टू बिकम समथिंग न्यू। हम ये नहीं कह सकते कि जो दूध है वो दही जो है वो दूध में पहले से था, उसको खत्म होना पड़ा तब वो एक नई क्रिएशन हुई है दही की। हम ये नहीं कह सकते कि जो कपड़ा है वो धागों में पहले से था। कपड़ा जो है वो धागों में पहले से था। कभी धागों में आपने कपड़े को देखा है? नहीं देखा है। कपड़ा जो है वो एक नई क्रिएशन है। और अगर ऐसा होता कि कपड़ा धागे में पहले से था तो जो पर्पस कपड़े से आप फुलफिल करते हैं वो आप धागे से भी फुलफिल कर लेते। अपने शरीर को ढकने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं, ना कि धागों को लपेट लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते ना। दोनों का पर्पस भी अलग अलग है और दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है। दोनों का नाम भी अलग अलग है, धागे अलग है और कपड़ा अलग है। इसका मतलब यह है कि कपड़ा जो है वो एक नया प्रोडक्शन है। हम ये नहीं कह सकते कि जो कपड़ा है वो धागों में पहले से था। क्लियर? these are the arguments given by न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक in favor of causation। ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि जो इफेक्ट है वो कॉज में पहले से नहीं था, वो एक नया आरंभ है, इसीलिए उसको आरंभवाद या फिर असत्कार्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन की, तो जो हमारे न्याय वैशेषिक के अगर हम वैशेषिक के कणात की बात करते हैं तो ये अणुवाद की बात करते हैं, परमाणुवाद की बात करते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी क्रिएशन हुई है, ठीक है, जो भी कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अर्थ वाटर फायर एयर से। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम्स कहते हैं, उनसे वो बनते हैं। Creation involves varying propositions of atoms, while destruction is a breakdown of these combinations. Creation में क्या होता है? Creation को कहते हैं आविर्भाव और डिस्ट्रक्शन को कहते हैं तिरोभाव। आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही किससे होते हैं? एटम से बनते हैं। क्रिएशन होती है जब
जब एटम्स कंबाइन होते हैं, जब एटम्स अलग होते हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम तिरोभाव कहते हैं। दिस पर्सपेक्टिव इज टर्म्ड एटोमिज्म और परमाणुवाद, इसी को परमाणुवाद कहा जाता है। तो अगर आपको ये लगता हो कि हमारे प्रेजेंट साइंटिस्ट ने, जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सारी चीजें जो है वो एटम से बनती है, सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे छोटा जो कण है, जो फंडामेंटल यूनिट है एग्जिस्टेंस की, वो कण यानी कि वो एटम होती है, परमाणु होती है। तो ये बात हमारे कणाद बहुत पहले बता चुके थे, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है, हमारे दर्शन में ये पहले से लिखा हुआ था। न्याय वैशेषिक एडवोकेट्स नित्य परमाणु कारणवाद, स्टेटिंग द यूनिवर्स मटेरियल कॉज इज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि नित्य परमाणुवाद की बात करते हैं, जो कि आप साइंस में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के प्रिंसिपल में आप क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्या है, वो नित्य परमाणु कारणवाद है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स चेंजेस लीडिंग टू द क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि चीजों का जो कॉम्बिनेशन है एटम्स का, सिर्फ वो चेंज होता है, उसी से क्रिएशन दिखता है आपको, उसी से डिस्ट्रक्शन होता है, जबकि यहां पर कुछ भी चेंज होता है नहीं। द कॉम्बिनेशंस डोंट एग्जिस्ट इन एटम्स बिफोर हैंड एंड ऑल्सो नोन एज आरंभवाद। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये एटम्स में पहले से नहीं होता। कौन से एटम्स आपस में मिलेंगे तो कौन सी नई चीज बनेगी, क्या इसका आपको पहले से पता होता है? नहीं पता होता। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज बनती है वो एक नया आरंभ है, इसीलिए आरंभवाद में विश्वास करते हैं, असत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी जो इफेक्ट है वो अपने आप में एक नई क्रिएशन है, पहले से अपने कॉज में नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट न्याय वैशेषिक फिलॉसफी एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैड अपीयर्ड इन 2023 एग्जाम। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं, पांचों क्वेश्चंस का जो टोटल है वो आपका बनता है 75 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका 150 नंबर का इंडियन फिलॉसफी वाला पार्ट होता है, सॉरी 150 नंबर का जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर का जो एक पार्ट होता है इंडियन फिलॉसफी वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों 125 नंबर का 125 नंबर का 125 में से जो 75 मार्क्स है, जो 75 मार्क्स है वो अकेले न्याय वैशेषिक ने कवर किए हैं। इंडियन वेस्टर्न दोनों का मिलके बनता है आपका 250 नंबर का एक पेपर, यानी कि पेपर 1। अब उसमें सिर्फ इंडियन होगा, यानी कि अब वो कितने का हो जाएगा, 250 के आगे 150। अब 150 में से अकेले 75 यानी कि 50% जो कवरेज है वो न्याय वैशेषिक का है और 50% बाकी सारे स्कूल्स ऑफ थॉट। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय वैशेषिक कितना इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर क्योंकि टाइम की कमी रहती है इसलिए ये लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है आपका। अभी कितने 43 मिनट्स हुए हैं, 45-46 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको मैं सच बताता हूं कि न्याय वैशेषिक दर्शन है, जब इसकी लाइव क्लासेस होती हैं तो सिलेबस इसका इतना बड़ा है कि पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। 3-3 घंटे की क्लासेस, कम से कम 5 क्लासेस लगती हैं, 5 या 15 घंटे का ये टॉपिक है जिसको हम समझते हैं, जिसको अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इतना ज़्यादा टाइम हमें इसमें देना होता है क्योंकि इसका वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हम समझते हैं हमारा पहला वाला क्वेश्चन, इलुसिडेट न्यायिकास व्यूज ऑन ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी परसेप्शन के बारे में क्या कहते हैं? आर दे जस्टिफाइड इन एक्सेप्टिंग द यूनिवर्सल्स आर परसीव्ड? डिस्कस 2023 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया। ये कहते हैं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन क्या है ये बताइए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब ये कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन जो है, यानी कि जो यूनिवर्सल्स होते हैं, जो जनरलिटी है उसको भी हम परसीव कर सकते हैं, क्या वो इस पे जस्टिफाइड है? क्या ये बात इनकी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑर्डिनरी परसेप्शन में आ जाते हैं आपके डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट, यानी कि सविकल्प और निर्विकल्प, उनको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आ जाएंगे आपके सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण में हम सामान्य लक्षणों को परसीव करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ये बिल्कुल सही कहते हैं। इस तरीके से आपको इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इलुसिडेट नाइकास अकाउंट ऑफ फैलेसीज ऑफ द मिडिल टर्म इन रिलेशन टू द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड मिडिल टर्म। 2023 में 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। यानी कि हेतु और साध्य के बीच में जो रिलेशन होता है इसको हम व्याप्ति कहते हैं, जिसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं उस व्याप्ति में क्या क्या फैलेसीज हो सकती हैं, इसको आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ वैशेषिक व्यू
Vaisheshika's view of negation in the light of their statement, negation always has a counter positive and absolute negation is an impossibility. 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आया। तो हमारी जो 7th कैटेगरी थी जिसको हम अभाव कहते हैं यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस कहते हैं, न्याय कहता है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज के नॉन एग्जिस्टेंस की, तो किसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में कोई चीज प्रेजेंट नहीं होती, वही चीज किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम और स्पेस में प्रेजेंट हो सकती है, और उस पर्टिकुलर टाइम में जो चीज एब्सेंट है वहां पे कोई दूसरी चीज प्रेजेंट होगी। तो एब्सोल्यूट नेगेशन या फिर एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट नेगेशन है, ठीक है, तो जो नेगेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। पूरी तरीके से किसी भी चीज को हम नेगेट नहीं कर सकते। पूरी तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीज पूरी तरीके से क्या है, वो नॉन प्रेजेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि वो एब्सेंट है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन न्याय नोशन ऑफ प्रागभाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, हाउ डज दिस नोशन हेल्प न्यायिकास इन डिफेंडिंग देयर पोजीशन ऑन कॉजेशन अगेंस्ट द सांख्य व्यू ऑफ कॉजेशन क्रिटिकली डिस्कस। 2023 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया। जो हमने लास्ट वाली अपनी कैटेगरीज की बात की थी जिसको हम पढ़ते हैं अभाव में, नॉन एग्जिस्टेंस में, तो जो अभाव होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है प्राग भाव, दूसरा होता है ध्वंस भाव, तीसरा होता है अन्योन्य भाव। प्राग भाव का मतलब होता है कोई चीज अपने एग्जिस्टेंस में आने से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, कोई चीज अपने क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। जैसे मेरा एग्जिस्टेंस मेरे बर्थ से पहले नहीं था, तो इसको हम कहते हैं प्राग भाव। ध्वंस भाव का मतलब होता है जब मैं खत्म हो जाऊंगा, जब मेरी डेथ हो जाएगी तब मैं एग्जिस्ट नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं ध्वंस भाव। अन्योन्य भाव का मतलब होता है कोई एक चीज दूसरी चीज में प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे इस मार्कर में पेंसिल प्रेजेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं अन्योन्य भाव। तो ये आपको समझाना है कि प्राग भाव का यहाँ पे क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आपको ये समझाना है कि प्राग भाव को ये कहते हैं कि कोई भी चीज अपने क्रिएशन से पहले नहीं थी। इसका मतलब ये भी है कि कोई इफेक्ट जो है वो अपने क्रिएशन से पहले अपने कॉज में नहीं था, यानी कि जो दही है अपने क्रिएशन से पहले दूध में नहीं था। इनका जो राइवल पर्सपेक्टिव होंगे वो कौन होंगे, सांख्य दर्शन, जो कि सत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं, जो ये मानते हैं कि जो इफेक्ट है वो पहले से अपने कॉज में होता है, यानी कि जो दही है वो कॉज में पहले से होता है। तो उसको रिस्पॉन्स ये कैसे देंगे, इसको रिस्पॉन्स देंगे ये प्राग भाव के फॉर्म में। ये कहते हैं कि कोई भी चीज अपने क्रिएशन से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं होती है, प्राग भाव रहता है, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि अपने क्रिएशन से पहले वो नॉन एग्जिस्टेंट थी। इस तरीके से ये सांख्य दर्शन को जवाब देंगे, ऐसे आपको इनको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डू वर्ड्स रेफर टू यूनिवर्सल्स और पर्टिकुलर्स और बोथ। अगर हम बात करते हैं वर्ड्स की यानी कि शब्दों की, तो क्या शब्द हमें यूनिवर्सल्स को रेफर करते हैं या पर्टिकुलर्स को रेफर करते हैं या फिर दोनों को करते हैं, देख लेते हैं। शब्द यानी कि वर्ड यूनिवर्सल्स को रेफर करते हैं। यूनिवर्सल क्या होती है, अगर मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक पर्टिकुलर मैन हूं जिसका नाम है सौरभ गुप्ता। अब मेरा जो यूनिवर्सल है वो क्या है, वो मेरी मैननेस है, यानी कि मेरी जो रैशनैलिटी है जिसकी वजह से हम सभी लोगों को मैन की श्रेणी में रखा जाता है। जो होमोसेपियंस सभी मनुष्य हैं, मनुष्यों की श्रेणी में उनको रखा जाता है, जो मनुष्यत्व को रखते हैं, जो मनुष्यत्व है, जो हमारी ह्यूमैनिटी है, जो हमारी रैशनैलिटी है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन बोला गया है, वो क्या है, वो तो यूनिवर्सल है, जो हम सभी में पाई जाती है, यानी कि वो जनरल है। यानी कि उस जनरल को हम किससे समझ सकते हैं, उस जनरल को हम वर्ड से समझ सकते हैं। यानी कि हमारी रैशनैलिटी यानी कि जो हमारी ह्यूमननेस है, हमारी जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी भी तो एक वर्ड है ना, ह्यूमैनिटी एक वर्ड है, इसका मतलब एक वर्ड जो है वो यूनिवर्सल्स को रेफर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज अब देखते हैं पर्टिकुलर्स को करता है, हाँ करता है। मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूं जिसका नाम है सौरभ गुप्ता, ये एक पर्टिकुलर मार्कर है जिसका जो कि हम देखते हैं, जिसको जानते हैं अब रेड मार्कर के नाम से। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि पर्टिकुलरिटी को रेफर कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ड्स है वो यूनिवर्सलिटी को और पर्टिकुलरिटी दोनों को रेफर करते हैं, हमें दोनों की चीजों के बारे में बताते हैं, काउ के बारे में बताते हैं, काउनेस के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। प्रेजेंट एन एक्सपोजिशन ऑफ न्याय एंड मीमांसा एक्सपोजिशन विद रिगार्ड टू अबव क्वेश्चन along with suitable examples। मीमांसा और न्याय के अकॉर्डिंग दोनों में क्या डिफरेंस होगा, दोनों में क्या सिमिलरिटीज होंगी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये बेटर आप एक्सप्लेन तब कर पाएंगे जब आप मीमांसा को भी एक बार पढ़ लेंगे। क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और कोई भी आपका अगर अभी भी डाउट रह गया है न्याय वैशेषिक से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम की जो आईडी है गुप्ता सौरभ BLY1, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारी लाइव क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, 20 तारीख को इनके एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, उससे पहले आप एनरोलमेंट ले सकते हैं, जो फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, 15,999 अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SG Live। सो आज के यूनिट पे इतना ही। 50 मिनट्स का ये सेशन हो गया है क्योंकि हमारा जो टॉपिक था वो काफ़ी बड़ा था।
कम से कम टाइम मैंने लिया है, तो इसमें 50 मिनट्स लगे हैं। और जब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं पूरे न्याय वैशेषिक को, तो पूरा 1 हफ्ता लगता है, जिसमें डेली हमारी 3 घंटे की क्लास होती है, यानी कि कम से कम 6 क्लासेस हमें चाहिए होती हैं। तो 6 3 18, हमें 18 घंटे में हम इसको कंप्लीट करते हैं, जिसको मैंने अभी 50 मिनट में कंप्लीट किया है। इसका मतलब यह है कि हमने बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं की है, लेकिन हाँ फिर भी आपको एक जनरल आइडिया, एक कॉमन आइडिया तो मिल ही गया होगा कि न्याय और वैशेषिक फिलॉसफी क्या है। अभी भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की, जो कि महर्षि कपिल का है। काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें हम बात करेंगे प्रकृति और पुरुष के साथ में इवोल्यूशन की। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय सेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी आई।